हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। आज आपको हम पढ़ाएंगे सूचक के बारे में भैया। लेकिन इससे पहले आपको कहूँगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो हमने सूचक के बारे में बता दिया है। आज हम आपको बताएंगे सूचक के प्रकार के बारे में। सूचक के प्रकार कितने होते हैं और इसके बारे में पूरा विस्तृत आपको बताएंगे। और वीडियो पसंद अगर लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए आपको ले चलते हैं आपके टॉपिक पर। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं सूचक के प्रकार के बारे में। आइए दोस्तों, आपका हेडिंग है सूचक के प्रकार। आपका हेडिंग क्या भैया? आपका हेडिंग है सूचक के प्रकार। चलिए आइए, आपको बिना देरी किए लेके चलते हैं आपके टॉपिक पर। आइए देखिए क्या है कि क्या कह रहा है कि सूचक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं भैया। जो सूचक है, सूचक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचक जो है आपके निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया क्या, पहला है आपका स्वयं सूचक। स्वयं सूचक के बारे में जानिए। कह रहा है अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले बिलियनों में से यदि कोई एक बिलियन सूचक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं सूचक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, कह रहा है कि अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले बिलियनों में से यदि कोई एक बिलियन सूचक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वयं सूचक कहते हैं। यानी कि अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले बिलियनों को, यानी कि जो अनुमापन में आपके प्रयुक्त होंगे बिलियन, और उनमें से यदि कोई एक बिलियन सूचक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? स्वयं सूचक कहते हैं। चलिए आइए दोस्तों, जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि फेरस अमोनिया सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के अनुपात में पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला तक KMnO4 स्वयं सूचक का कार्य करता है। यानी कि फेरस अमोनिया सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट में क्या कौन करता भैया? कि वही कहता है जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह स्वयं सूचक का कार्य करता है। क्या करता भैया? कौन करता है स्वयं सूचक का कार्य? स्वयं सूचक का कार्य करता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला है KMnO4। एक बार फिर से देख लीजिए, स्वयं सूचक कह रहा है अनुमापन में प्रयुक्त होने वाले बिलियनों में से यदि कोई बिलियन सूचक का कार्य सूचक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्वयं सूचक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि फेरस अमोनिया सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के अनुपात में पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 स्वयं सूचक का कार्य करता है। यानी कि जो ये KMnO4 भैया आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपका स्वयं सूचक का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, आपको अगली हेडिंग पे ले चलते हैं। अगली हेडिंग का नाम है आंतरिक सूचक। आंतरिक सूचक के बारे में आपको बताएंगे। आंतरिक सूचक किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको आंतरिक सूचक के बारे में बताते हैं। आपको कह रहा है कि वे सूचक जिनको बिलियन में डालकर, कह रहा है कि वे सूचक जिनको बिलियन में डालकर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक सूचक कहते हैं। यानी कि ऐसे सूचक जिनको हम बिलियन में डालकर प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे भैया? आंतरिक सूचक कहेंगे। ये आपका दूसरा है। जो हमने आपको बताया ना सूचक के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सूचक को हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अब आपको हम सूचक के प्रकार के बारे में बताएंगे। हमने पहला बताया स्वयं सूचक, दूसरा बता रहे हैं आंतरिक सूचक। आंतरिक सूचक किसे कहते हैं? कह रहा है कि वे सूचक जिनको बिलियन में डालकर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं आंतरिक सूचक। यानी कि ऐसे सूचक जिनको हम बिलियन में डालकर उनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? आंतरिक सूचक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें आंतरिक सूचक कहते हैं। अब जैसे आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा जैसे में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, आप लोग केवल ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको अच्छे से और बेटर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि जिससे कि आपका जितना भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर रहे। आइए दोस्तों, आपको हम उसके जैसे यानी कि उदाहरण के बारे में बताते हैं। यानी कि आंतरिक सूचक का उदाहरण क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक सूचक का उदाहरण भैया क्या है? जैसे कह रहा है कि मिथिल ऑरेंज तथा फिनाल्फेथिलीन
या लिटमस आदि। जो आंतरिक सूचक है वे सूचक जिनको विलयन में डालकर प्रयोग किया जाता है उसे हम आंतरिक सूचक कहते हैं। यानी कि ये मिथिल ऑरेंज या फिनाइलफेथिलीन या लिटमस आदि को यदि हम विलयन में डालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनको हम विलयन में डालते हैं, यानी कि इनका प्रयोग क्या किया जाता है, इनका प्रयोग हम विलयन में करते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आंतरिक सूचक। किसे कहते हैं आंतरिक सूचक, जैसे आपका मिथिल ऑरेंज, फिनाइलफेथिलीन, लिटमस आदि, यही आपका है भैया आंतरिक सूचक। हेडिंग है आपकी अगली हेडिंग भैया, आपको अगली हेडिंग के बारे में बताएंगे जिस हेडिंग का नाम है बाह्य सूचक। बाह्य सूचक के बारे में ध्यान दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आपकी अगली हेडिंग के पास, केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आपको अगली हेडिंग के लिए ले चलते हैं। आपका अगली हेडिंग है भैया बाह्य सूचक। बाह्य सूचक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो भैया ये मेरी 100% की गारंटी आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आपका बाह्य सूचक क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वे सूचक जिनको विलयन में नहीं मिलाते हैं उसे हम बाह्य सूचक कहते हैं। हमने इससे पहले आंतरिक सूचक के बारे में पढ़ा, उसको बताया था वे सूचक जिनको हम विलयन में डालकर प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक सूचक। लेकिन बाह्य सूचक क्या भैया, वे सूचक जिनको विलयन में नहीं मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य सूचक कहते हैं। यानी कि जो बाह्य सूचक होगा उसको भैया हम विलयन में नहीं मिलाएंगे, यानी कि उसको हम विलयन में, उसका प्रयोग हम विलयन में नहीं करेंगे, उसे हम कौन सा सूचक कहेंगे, उसी को हम कहेंगे बाह्य सूचक। जिन विलयनों को हम जिनको हम विलयन में प्रयोग नहीं करते हैं, जिनको हम विलयन में नहीं मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य सूचक कहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे उसका उदाहरण क्या है उसको हम बता देते हैं। जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और अमोनियम सल्फेट के अनुपात में पोटेशियम फेरिसाइनाइड यानी कि K3FeCN का 6 बाह्य सूचक की तरह कार्य करता है। यानी कि फेरिसाइनाइड जो होता है भैया, यानी कि K3FeCN का 6 है, ये क्या होता है, यही आपका बाह्य सूचक के रूप में होता है। यानी कि किसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और अमोनियम सल्फेट के अनुपात में पोटेशियम फेरिसाइनाइड यानी कि K3FeCN का 6 यही आपका बाह्य सूचक का कार्य करता है। यानी कि जब आप ये सूचक जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनको विलयन में नहीं मिलाया जाता। यानी कि क्या, पोटेशियम फेरिसाइनाइड को इनको विलयन में नहीं मिलाया जाता। इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सबसे पहले तो 300 तत्व के नाम सबको याद हो जाने चाहिए भैया। 300 तत्व के नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको उससे ज़्यादा याद है तो और भी अच्छी बात है। यानी कि यदि आपको पता नहीं होगा कि पोटेशियम को किसका प्रतीक है, यानी कि उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया कि उसका पहले फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि 1 से 30 तक के तत्वों को सभी लोग पक्का याद कर लेंगे भैया। याद क्या कर लेंगे सभी लोग, 1 से 30 तक के तत्व को कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, आपको आगे ले चलते हैं। यानी कि अगला आपका हेडिंग है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किसे कहते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। लिटमस पेपर क्या होता है, आपको बार बार आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर माने कि होता क्या है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा भैया। केवल अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, हमको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग कमेंट करिएगा, यानी कि आपको 300 तत्व के नाम को कमेंट करना। चलिए दोस्तों, आपको लिटमस पेपर के बारे में बताते हैं, आइए। चलिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया था लिटमस पेपर। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी लिटमस पेपर कर रहे हैं, वो क्या होता है। कह रहे लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकृति सूचक होता है। जो लिटमस होता है क्या, लिटमस प्रकृति में पाए जाने वाला एक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है भैया। जो लिटमस पेपर होता है आपका, ये प्रकृति में पाए जाने वाला एक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। और जो अम्ल क्षार की पहचान के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हमें लिटमस का पहचान करना है तो हमें क्या, अम्ल और क्षार की लिटमस कह दिए हमने,
हमको यदि अम्ल और क्षार की पहचान करना है तो हम सबसे पहले लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे। यदि हम लिटमस पेपर को अम्ल और क्षार में डुबोएंगे तो वह अपना रंग बदल देता है। हम उसके बारे में अभी बताएंगे, आगे चल के आपको बताएंगे कि आगे क्या अभी बताने वाले हैं, केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कह रहा है कि जो अभी हम बताए ना आपको अम्ल क्षार की पहचान के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो वही अब लिटमस पेपर का प्रयोग कैसे, अब अम्ल में डुबोएंगे तो कैसा रंग देगा और क्षार में डुबोएंगे तो कैसा रंग देगा, हम इसके बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है लिटमस पेपर नीले एवं लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। जो प्रकृति में लिटमस पेपर होते हैं भैया नीले व लाल कागज के रूप में प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है भैया वो क्या होता है कि नीले और लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अगर आपको लिटमस पेपर मिलेगा तो आप लोग सोचेंगे पेपर सर जी पेपर बताने, आप अभी तो हमने बता दिया प्रकृति में पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर जी भी पेपर बताए हैं। तो भैया जो लिटमस पेपर होता है ये प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक तो है ही, लेकिन वह कैसा होता है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लिटमस पेपर जो होता है वो नीले एवं लाल कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। जो हमारे इस पृथ्वी पर लिटमस पेपर है नीले और लाल कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। अब देखिए अब ये अपना रंग बदलेगा। जैसे हम नहीं कहते हैं अरे का रंग बदलत है गिरगिट मतीन, है ना, वही अब देखिए कह रहा है नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है। यदि अगर आपका नीला लिटमस पेपर रहेगा भैया तो जैसे आप अम्ल में डुबोएंगे तो वह अपना रंग बदलकर कैसा कर देगा, लाल हो जाएगा। तो ये अगर आप अम्ल और क्षार में डुबोएंगे तो ये अपने रंग को बदल देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर हमेशा अगर अम्ल में डुबोएंगे तो अपना रंग बदल देंगे। वही कह रहा है नीला लिटमस पेपर जो होता है अम्ल में डुबोने पर वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोने पर वह नीला हो जाता है। ध्यान दीजिएगा एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये जो दोनों हैं एक दूसरे के भैया विपरीत होते हैं। यानी कि नीले जो लिटमस पेपर को यदि हम अम्ल में डुबोते हैं तो किस में बदल जाता है, क्षार में बदल जाता है। और जैसे ही आप लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोएंगे वो नीला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। हम याद कर लेते हैं अम्ल में नीला लिटमस पेपर जो अम्ल में डुबोने पर वह लाल हो जाता है, तो क्षार में जब हम डुबो देंगे तो वह लाल से क्या हो जाएगा भैया, नीला हो जाएगा। तो यही है लिटमस पेपर में अम्ल और क्षार में लिटमस पेपर की पहचान करना। हम इसी प्रकार से लिटमस पेपर की अम्ल और क्षार में पहचान करते हैं। चलिए दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं, इससे बेहतर तरीके से आपको अगली डिफिनीशन बताएंगे और केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा भैया। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन इसलिए प्रेस करवाते हैं चूँकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि अब मेरा वीडियो अपलोड हो गया, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। इससे आपको पता चल जाएगा ना कि मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आपको अगली टॉपिक पे, ध्यान से देखिएगा, आप लोग केवल वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये दोस्तों आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के सामान्य गुण दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अम्ल के सामान्य गुण कौन कौन से हैं। पहला है अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के सामान्य गुण लिख लेंगे यहीं पे भैया, अम्ल के निम्न सामान्य गुण हैं। तो ध्यान दीजिएगा पहली हेडिंग है आपके अम्ल के भौतिक गुण। पहली हेडिंग क्या है, अम्ल के भौतिक गुण। ध्यान दीजिएगा जो अम्ल का भौतिक गुण है ये कैसा होगा। कह रहा है कि पहला गुण क्या है, कह रहा है कि इसको भी लिख लीजिए, ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल के भौतिक गुण होते हैं भैया ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी कि नींबू जो होता है, नींबू आंवला ये सब अम्ल के ही आएंगे। यानी कि ये स्वाद में कैसे होंगे, अम्ल के भौतिक गुण में आएंगे। ये कैसे होंगे भैया, नींबू आंवला ये सब क्या होंगे, खट्टे होंगे, ये अम्ल के भौतिक गुण में आते हैं। फिर कह रहा है नंबर 2, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल अगर है तो नीला लिटमस पेपर जो होगा उसे क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या कर देगा भैया, लाल कर देगा।
चलिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि ये पानी में विलय होते हैं तथा घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। भैया जो ये अम्ल होता है ये पानी में क्या होता है, आपका विलय होता है, लेकिन घुलने पर ये क्या देते हैं भैया, ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं कि पानी में क्या दे देंगे भैया, आपको ऊष्मा दे देंगे। चलिए फिर अगला कह रहा है अम्ल में, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अम्ल में मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। ध्यान दीजिएगा कि अम्ल जो होता है भैया वो मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। कौन कर देता है, ये अम्ल भैया, ये जो आपका अम्ल है मेरे भाई, वही जो है ना, यही वो अम्ल को क्या कर देता है, मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। और नीले लिटमस को लाल कर देता है और मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। चलिए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग हम आपको बताएंगे अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त या विस्थापित करते हैं। यानी कि तनु अम्ल कौन है, वो आप जानिएगा कि जो तनु अम्ल धातुओं से क्रिया करेंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि वो आपके तनु अम्ल कैसे, जैसे देखिए Mg+2HCl, जो Mg+2HCl है भैया, क्रिया करता है तो MgCl2 बनता है आपका, और H2 जो ये आपकी गैस है इसको मुक्त कर देगा या विस्थापित कर देगा। आप लोग देख रहे हैं ना, Mg+2HCl से क्रिया होती है, MgCl2 हो जाता है भैया। फिर इसके बाद H2 जो होता है, ये आपकी हाइड्रोजन गैस है भैया, वो क्या हो रही है भैया, ये मुक्त या विस्थापित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं आप लोग ना, ये क्या है, मुक्त हो रही है यहाँ पे। फिर वही कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल उसका है, कह रहा है कि Zn+2HCl से क्रिया होती है, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है, मुक्त हो जाती है। चलिए फिर देख लीजिए, कह रहा है कि धातुओं का ऑक्साइड के साथ क्रिया, क्या कह रहा है भैया, धातुओं का ऑक्साइड के साथ क्रिया क्या है, इसको देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अम्ल धात्विक धात्विक ऑक्साइडों के साथ, हाइड्रो बोल दिए इसके लिए, सॉरी भैया, कह रहे हैं कि अम्ल जो होता है, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अब क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। हमने आपको बताया है यदि आपका जहाँ पे लवण बनेगा वहाँ पे जल जरूर बनेगा। इससे पहले वाली वीडियो में लवण, क्षार और अम्ल के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में भैया पूरा आपको बताया, वो जाके आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आइए, कह रहा है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अब क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। क्या देते हैं, लवण तथा जल देते हैं। देखिए CaO+2HCl से क्रिया होती है CaCl2+H2O। ये देखिए आपका लवण बना है, ये आपका देखिए जल बना है। हमने आपको बताया जहाँ पे क्रिया होगी, अगर आपका लवण बनेगा तो भैया वहाँ पे पक्का आपका क्या बनेगा, जल जरूर बनेगा। ध्यान दीजिएगा। फिर अगली क्रिया है ZnO+H2SO4 से जब क्रिया होती है ZnSO4+H2O। ये देखिए आपका लवण है, ये देखिए आपका जल बना। हमने आपको कितनी बार बताया है, बार बार यही चीज़ बताते हैं, जहाँ पे आपका लवण बनेगा वहाँ पे जल जरूर बनेगा। चलिए दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। धातु की जो होती है कार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे होती है, आपको ये बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके अम्ल जल तथा CO2 गैस देते हैं। यानी कि जब अम्ल और धातु का कार्बोनेट से क्रिया होगा भैया, क्या बनेगा, आपका लवण, जल तथा CO2 गैस देते हैं। यानी कि आपका लवण तो बनेगा, उसके साथ जल तो बनना ही है, उसके साथ CO2 गैस भी आपको देता है। जैसे देखिए CaCO3+2HCl से क्रिया होती है CaCl2, आपका ये आपका बना लवण, ये बना आपका जल भैया। ये आप देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मुक्त हो गई। और ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया ना, जहाँ पे आपका ये लवण बनेगा तो आपका जल भी बन रहा है, जल के साथ ये आपको हमने बता ही दिया है कि CO2 जो गैस आपकी क्या होगी भैया, आपको देता है, गैस दे देगा। यानी कि CO3 से जब क्रिया होती है 2HCl में, तो इसके साथ Ca की क्रिया हो जाती है, इसके साथ Cl2 के साथ हो जाती है, आपका H2O अलग हो जाता है और आपका बच जाता है CO2, जो कि आपकी मुक्त हो जाती है। फिर आगे कह रहा है Na2CO3+H2SO4 से क्रिया होती है, Na2SO4 बनता है प्लस H2O। ये आपका देखिए भैया लवण है, ध्यान दीजिएगा, इसको लवण लिख लीजिएगा भैया, लवण है, ये आपका जल है, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी मुक्त हो गई। यानी कि धातु कार्बोनेटों के साथ जब क्रिया होगी तो अम्ल
धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण जल तथा CO2 गैस देते हैं। यानी कि लवण जब बनेगा तो आपका जल बनेगा, CO2 गैस, ये आपकी न्यू चीज़ आ गई, आपको नई चीज़ मिली है, ये आपको देगा। तो वही आपकी क्रिया हुई COCO3 से 2HCl से क्रिया हुई CaCl2 बना प्लस H2O प्लस CO2 गैस आपकी मुक्त हो गई। फिर दूसरी क्रिया हुई Na2CO3 प्लस H2SO4 से जब क्रिया हुई Na2SO4 प्लस H2H2O बना, फिर इसके बाद आपकी CO2 गैस आपकी मुक्त हो गई। आपका वीडियो यहीं पे भैया खत्म होता है। जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जितने लोग भैया इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक बार भैया फिर से कहूँगा आपसे कि आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।